हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनु शर्मा क्लासेस। गाइज, आज हम लोग हर्षवर्धन के बारे में स्टडी करेंगे, जो आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और बेसिकली हरियाणा में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो आज हम हर्षवर्धन के काल के बारे में स्टडी करेंगे। हर्षवर्धन का जो काल था वो जो है ये गुप्तों के बाद स्टार्ट हुआ था। हमने गुप्त काल तक एंशियंट हिस्ट्री डिस्कस की हुई है अपने वीडियोस में। तो जो इनको कहा गया वो गुप्तों के सामंत भी कहा गया है। तो अगर इनके वंश से रिलेटेड हम बात करें तो ये जो है गुप्तों के सामंत के रूप में हमारे सामने आए थे। और जो इसका अगर हम संस्थापक बोलें तो वो पुष्यभूति था, या जो है इसको वर्धन भी बोल देते हैं, जैसे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। तो एक क्वेश्चन तो बेसिकली आपका यही हो गया कि हर्ष जो है उसका वंश कौन सा था, तो वर्धन या पुष्यभूति वंश। सबसे पहली बात आती है कि इसकी जो है स्थापना किसने की थी, मतलब कि गुप्तों के बाद अगर कोई राजा हमारे सामने आया, या हर्षवर्धन को जैसे लास्ट हिंदू किंग भी कहा गया है, तो इसकी जो स्थापना थी पुष्यभूति वंश की वो प्रभाकर वर्धन ने की थी। प्रभाकर वर्धन 580 से 605 एडी तक इसका टाइम था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको वर्धन वंश की स्थापना के बारे में पूछे तो आप 580 एडी बोलेंगे। और जबकि जो मेन जो हमारा यहाँ पे हर्ष है, हर्षवर्धन का काल है, वो 606 से 647 एडी तक इसका पीरियड है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जैसे एक स्टोरी भी बनती है, लेकिन मैं उस स्टोरी को डिस्कस ना करके, क्योंकि हम सभी लोग उसके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से जैसे प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन जो है वो राजा बनता है, और फिर उनकी एक बहन होती है राजश्री, जो कि कन्नौज के ग्रहवर्मन के साथ उनकी वो शादी कर देते हैं। फिर उसका जो है देवगुप्त और शशांक मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं इस तरीके से। तो फिर उसके बाद जो है राज्यवर्धन अपना रिवेंज लेने के लिए जाता है, तो वो देवगुप्त को तो मार देता है, लेकिन शशांक जो कि एक गौड़ वंश से होता है, बंगाल का जो एक राजा होता, क्षत्रिय राजा, वो राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तो फिर उसके बाद जो है हर्ष का टाइम आता है। तो यहाँ पे राज्यवर्धन का जो टाइम है वो 605 से 606 है, क्योंकि इसी दौरान वो सारी चीज़ें हो जाती हैं कि राजश्री को जो है कैप्चर कर लिया जाता है। और फिर वो जब हर्षवर्धन उसको शशांक को और उनको मारता है, तो वो जंगलों में भी चली जाती है इस तरीके से। तो बेसिकली हमारा जो ये पार्ट आता है कि हर्षवर्धन जो है वो राज्यवर्धन के बाद 606 में जो है राजा बनता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ नोट करेंगे कि इसने जो है शशांक को भी मार दिया, और वहाँ पर कन्नौज में अपनी मतलब बहन को ही वहाँ पर रानी बनाया, जो कि जंगलों में सती होने जा रही थी। और इसने फिर है ना, जैसे इसकी अगर सबसे पहली राजधानी आप लोगों से पूछे तो वो थानेश्वर थी कुरुक्षेत्र में। लेकिन इसने फिर अपनी बहन के लिए, कि बहन जो है वहाँ पे राज करती रहे, तो कन्नौज को अपनी नई राजधानी बनाया, जो कि राजश्री के लिए बनाया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि हर्षवर्धन जो था उसकी 2 राजधानियाँ थी। सबसे पहले तो थानेश्वर थी, फिर उसके बाद जो है वो उसने कन्नौज बनाई। फिर उसने शशांक को भी जो है मार दिया था, और उसने शिलादित्य की उपाधि ग्रहण की। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कि हर्षवर्धन ने शिलादित्य की राजधानी शिलादित्य की उपाधि ग्रहण की। उसके बाद उसने क्या किया, अब जैसे होता है कि जब भी कोई पावरफुल एक राजा होता है तो वो कोशिश करता है कि अपने राज्य को बढ़ाए। तो कन्नौज तक जो है, कन्नौज क्योंकि उस टाइम पे जो है एक काफ़ी फर्टाइल इलाका माना जाता था, और कन्नौज का वैसे भी महत्व था। तो फिर उसने अपने राज्य को बढ़ाने की कोशिश की। तो वो गुजरात की तरफ जाता है, और वहाँ पर वो ध्रुवसेन को द्वितीय को हराता है। तो वल्लभी जो कि गुजरात में था, तो वो वल्लभी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय को हरा देता है। लेकिन हराने के बाद ये नहीं था कि उसने जो है वहाँ पर कोई किसी को मारा हो, उसने उसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए। उसने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कर दिया, ताकि जिससे उन दोनों में एक बॉन्डिंग हो जाए। अगर कोई थर्ड पार्टी अटैक कर दिया तो वो दोनों इकट्ठे
हो सके। फिर वहाँ से आगे आगे जाते हुए तो वो दक्षिण की तरफ आ जाता है। तो वहाँ पर जो है हमें पता है जब हम चालुक्य स्टडी करेंगे तो चालुक्य जो है वातापी के, वेंगी के और कल्याणी के चालुक्य थे। तो वहाँ पर उसकी जो है लड़ाई पुलकेशिन द्वितीय से होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक जो है हर्षवर्धन जो भी अपने टाइम में हारा था तो वो पुलकेशिन द्वितीय से ही हारा था। और ये जो है वातापी के चालुक्य थे, नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था और ये इसकी पहली ही और आखिरी हार थी। तो पहली अगर इसकी हार थी हर्षवर्धन की तो पुलकेशिन द्वितीय से इनका युद्ध हुआ था और नर्मदा नदी के तट पर, और ये चालुक्य थे वातापी के चालुक्य। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन आता है कि कई बार जैसे हमें कंफ्यूजन होता है कि जो हर्ष के काल में दरबारी कवि था वो कौन था, या फिर पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय के जो काल जो दरबार में कवि था उसका नाम रवि कीर्ति था। रवि कीर्ति था, रवि कीर्ति, आप ध्यान रखेंगे कि रवि कीर्ति था। और चालुक्यों ने जो रिकॉर्ड में जैसे जो पाया गया है, चालुक्यों ने हर्ष को लैंड ऑफ द वॉल ऑफ द नॉर्दर्न कंट्री, मतलब उत्तरी भारत की जो भूमि थी उसका लॉर्ड माना है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी देखा हो जैसे एचपीएससी का पेपर हुआ था वो कहने के लिए ही एचपीएससी का था, लेकिन पैटर्न पेपर के सब चेंज हो चुके हैं। एचपीएससी जो है उसका लेवल भी यूपीपीसीएस की तरह ही आया था, मतलब जो यूपीएससी का पैटर्न है कि स्पेशली एक स्टेट का ना होके वो पूरा आपका यूपीएससी लेवल का ही पूछा जाता है। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। किसी दिन मैं आपके साथ एचपीएससी का पेपर भी जो है वो शेयर करूंगी और उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि चालुक्यों ने हर्ष को लैंड ऑफ द वॉल ऑफ द नॉर्दर्न कंट्री कहा, और इसको अगर हम उपाधि के तौर पे देखें तो शकलोत्तर पाठेश्वरा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, शकलोत्तर पाठेश्वरा, शकलोत्तर पाठेश्वरा। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि हर्ष को शकलोत्तर पाठेश्वरा किसने कहा था, चालुक्यों ने कहा था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि चालुक्यों ने हर्ष को शकलोत्तर पाठेश्वरा भी कहा है, लैंड ऑफ द वॉल ऑफ द नॉर्दर्न कंट्री। अब उसके अगर एरिया की बात आए तो उसका जैसे गंगा वैली और आसाम तक बोलते हैं, राजस्थान तक, ये जो आपका नॉर्दर्न जो इंडिया था वो हर्ष के अंडर में आता था। अब उसके बाद क्वेश्चन हमारे पुटअप होते हैं कि इसके समय में जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग, हम सबको पता है कि जो वो भारत में आया था, स्पेशली जो है वो इसके रीजन में आया था, मतलब 8 वर्षों तक 635 से 643 एडी तक ह्वेनसांग जो है हर्ष के दरबार में रहा था। तो हर्ष के दरबार में अगर आपसे जैसे एक चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, और हर्ष ने भी स्वयं जो है चाइना में मिशनरी भी भेजे थे। तो हर्ष का जो है, हर्ष खुद भी एक राइटर भी था और बड़ा अच्छा नाटककार भी था, और उसने खुद भी नाटक और जो है नाटक और कविताएं लिखी हैं। तो इस तरीके से हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हर्ष के दरबार में चीनी यात्री ने, ह्वेनसांग ने 635 से 643 एडी तक 8 साल बिताए थे, और ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ द ट्रैवलर भी कहा गया है, प्रिंस ऑफ द ट्रैवलर भी कहा गया है। तो हर्ष ने 2 जो है बैठकें या असेंबली बोल लीजिए वो अरेंज की थी। सबसे पहली तो थी कन्नौज की असेंबली, जो कि कन्नौज में ही हुई थी, आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये इसने हर्ष के लिए की थी, सॉरी ह्वेनसांग के लिए की थी, कि ह्वेनसांग को रेस्पेक्ट देने के लिए उसने कन्नौज की असेंबली की 643 एडी में। उसके बाद आती है प्रयाग असेंबली। प्रयाग असेंबली का जो मेन रीजन था वो क्या था कि गंगा यमुना सरस्वती जो कि अब प्रयाग में है, कुंभ लगता है, तो 5 साल में हर्ष जो है वो ऐसा माना जाता है हमारे इंडिया में या हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में कि कुंभ की शुरुआत वहीं से हुई थी, क्योंकि 5 साल में जो कुंभ का मेला लगता था तो हर्ष जो भी मतलब आप ये लगा लीजिए जो भी कोई युद्ध होता था या जिस भी तरीके से वो उसकी अर्निंग्स होती थी, तो उन 5 साल के जो कुंभ में था वो बहुत ज़्यादा डोनेट करता था। एक बार तो ऐसा बोला गया है कि वो अपने कपड़े तक वहीं पे
डोनेट करके चला गया था। तो ऐसा माना गया है कि प्रयाग असेंबली जो थी वो उसने 643 से 644 के बीच में की थी और फिर वहीं से कुंभ के फेयर की शुरुआत हुई थी और उसने जो है डोनेशन को भी काफ़ी बढ़ावा दिया और तभी से कुंभ की शुरुआत मानी गई है। अब हर्ष की बात करें तो हर्ष खुद जो है वो शैव था, शिव भगवान को मानता था, लेकिन जब ह्वेनसांग आया तो उसने जो है बुद्ध धर्म को भी बढ़ावा दिया। बेसिकली बुद्ध धर्म की आपको पता है हीनयान और महायान दो शाखाएं थी। मैंने बौद्ध धर्म के वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो इसने महायान शाखा को बढ़ावा दिया और उसी के लिए इसने कन्नौज असेंबली, जैसा कि अभी आपको बताया है इंसान के लिए, कि लोग जो है बुद्ध धर्म को भी स्वीकार करें। और ये जो है इसने और जैसे बुद्ध धर्म के विकास के लिए भी काफ़ी काम किए। उसके बाद इसके समय में अगर विकास पे हम बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसमें हर्ष का ये रोल था कि 100 गाँव की जो आय होती थी, 100 गाँव जो थे उनसे जो अर्निंग होती थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है वो डोनेट कर दिया करता था। और जिस समय, क्योंकि ह्वेनसांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी टाइम बिताया था, तो अगर ये क्वेश्चन आए कि जिस समय ह्वेनसांग नालंदा यूनिवर्सिटी में था वहाँ के कुलपति कौन थे, तो शीलभद्र नाम के जो है व्यक्ति थे जो कि वहाँ पे कुलपति थे, शीलभद्र। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। शिलादित्य जो थी वो उपाधि थी हर्ष की और शीलभद्र वहाँ के जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है हर्ष का जो है एक दरबारी कवि होता है बाणभट्ट। बाणभट्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बार पूछा जाता है। तो इसकी जो है 2 रचनाएं थी, एक तो हर्षचरित जो कि हर्ष के जीवन पे ही थी, एक कादम्बरी थी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कादम्बरी किसकी रचना है या हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट। इसके अलावा एक मयूर भी था, तो मयूर का जो है आप ध्यान रखेंगे, मयूर शतक और सूर्य शतक इसकी जो है कृतियां थी। अब हर्ष स्वयं भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड था, तो हर्ष की भी आपको ध्यान रखनी है कि नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हम कई बार कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि हम हर्ष से जैसे चीज़ें रिलेट करके स्टडी करते हैं तो हम सोचते हैं कि कादम्बरी जो है वो हर्ष की रचना है, जबकि ये बाणभट्ट की रचना है। अब यहाँ का प्रशासन अगर हम लोग देखें तो ये जो है हर्ष ने भी जो है मोर फीडरल मतलब कि सामंती जो प्रथा थी उसको बढ़ावा दिया और डिसेंट्रलाइज, जैसे गुप्तों के समय था कि जो है ज़्यादा पावर अपने पास नहीं रखी और सामंतों के जैसे बाहर जो है उसने जीतने का जो भी प्रयास किया तो वहाँ पर जो है उसने किसी भी तरीके से कई मैट्रिमोनियल अलायंस, जैसा कि आपने देखा वल्लभी गुजरात में उसने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी। तो अगर यहाँ पर प्रशासन देखें तो ये जो है सामंती व्यवस्था थी और डिसेंट्रलाइज इसका जो है रूल था। तो इस तरीके से आप जो है ये हर्ष के बारे में चीज़ें याद रखेंगे। हर्ष जो है उसके टाइम पीरियड पे अगर बात करें तो 606 से 647 था। यहाँ से जो है बस इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और ये किसी भी आपका जैसे हरियाणा में कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं या फिर वैसे भी आपका जर्नल में अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो है हर्ष के चैप्टर से कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये हर्ष जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।